द्वितीय सिख युद्ध की घटनाएं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई कि शेर सिंह और मूलराज ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सिख सैनिकों को संगठित करना शुरू कर दिया और अत्तार वाला सिख सरदारों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और नवंबर 1848 में लाहौर दरबार की तरफ से हजारा के विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना ने रावी नदी को पार किया और 22 नवंबर 1848 को चिनाब नदी के तट पर रामनगर के स्थान पर दोनों पक्षों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी और डलहौजी ने इसे एक दुखद घटना कहा है। और 3 दिसंबर को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों में अनिर्णायक युद्ध हुआ और 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियानवाला का भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्षों को काफी हानि उठानी पड़ी। और स्वयं डलहौजी ने इसके बारे में लिखा है कि एक और ऐसी ही विजय हमें नष्ट कर देगी। और इस बीच अंग्रेजों ने मुल्तान पर भी आक्रमण कर दिया था और 22 फरवरी 1848 को मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य अंतिम युद्ध चिनाब नदी के तट पर गुजरात नामक स्थान पर और 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया और इस निर्णायक युद्ध में सिखों की पराजय हुई और अंग्रेजी सेना ने 15 मील तक सिख सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया और 12 मार्च 1849 ईस्वी को शेर सिंह, छतर सिंह तथा अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध जो है वो भी बंद हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम पंजाब का विलय। आखिर ये 2 बड़े युद्ध हुए जिनके द्वारा जिसके द्वारा सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया, क्योंकि इनके द्वारा अधिकांश पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था और सिखों की बहुत इसमें हानि उठाई थी। अब देखते हैं कि पंजाब का विलय किस प्रकार से हुआ था कि 29 मार्च 1849 को डलहौजी की घोषणा के द्वारा महाराज दलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और डलहौजी ने अपनी जिम्मेदारी पर यह काम किया था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की सरकार पंजाब विलय के पक्ष में नहीं थी और यही कारण है कि डलहौजी ने कंपनी के डायरेक्टर की आज्ञा की प्रतीक्षा भी नहीं की थी। और डलहौजी की घोषणा के पूर्व महाराजा दलीप सिंह ने एक आम दरबार में कोहिनूर हीरा और अपना राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया और दलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया और कुछ वर्षों के बाद में वह इंग्लैंड चला गया और उसकी रानी जिंदन भी इंग्लैंड चली गई और वहां दलीप सिंह ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख राज्य का अंत हो गया और अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक जहां पहुंची और अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखना सरल हो गया था और सिखों की पराजय के साथ ही भारत में उन्हें चुनौती देने वाला शक्ति का अंत करने वाला अब कोई नहीं रहा था और अब अंग्रेजों को किसी भारतीय शक्ति से किसी प्रकार का विशेष खतरा जो है वो भी नहीं रहा था। पंजाब विलय के संबंध में डलहौजी की नीति के बारे में कुछ इतिहासकार जो एक मत नहीं, उसकी नीति का समर्थन करते हुए कुछ लेखकों ने यह भी लिखा है कि लॉर्ड हॉर्डिंग ने यद्यपि पंजाब का शासन अल्पविकसित दलीप सिंह के हितों को ध्यान में रखते हुए किया था, परंतु इससे सिख सरदारों के स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाई और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कुचक्र रचने शुरू कर दिए। और इतिहासकार हंटर का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं था। और डलहौजी के समर्थक लेखकों का यह भी कहना है कि सिखों ने लाहौर और भैरोवाल की संधि का उल्लंघन किया था और डलहौजी ने भी कहा था कि सिखों ने संधि को तोड़कर अंग्रेजों पर युद्ध थोप दिया था और उसका यह भी कहना था कि सिखों ने ब्रिटिश रेजिडेंट के आदेश की अवज्ञा कर मुल्तान में अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की और समस्त सिख जाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सरदार छतर सिंह और उसके पुत्र राजा शेर सिंह ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालने का संकल्प किया। किंतु कुछ इतिहासकार, कोई भी विद्यार्थी संपूर्ण घटनाक्रम के अध्ययन के बाद कहा जाता है कि डलहौजी की इस कार्रवाई जो उसको न्यायोचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जितना भी कार्य किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार जो उसकी निगरानी के तहत ही किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार का एक रेजिडेंट रखा जा रहा था जो कि संपूर्ण पंजाब जो उसका प्रशासन देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाकर उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना किसी भी तरह से सही नहीं था। इतिहासकार टॉटर के अनुसार लॉर्ड डलहौजी की यह नीति किसी सिद्धांत अथवा न्याय के ऊपर आधारित नहीं थी। प्रशासनिक अध्यक्ष होने के नाते ब्रिटिश रेजिडेंट क्यूरी का कर्तव्य था कि मुल्तान के विद्रोह को दबाए। क्यूरी ऐसा चाहता भी था, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उसे बुरी तरह से डांट कर किसी प्रकार का सक्रिय कदम न उठाने का आदेश दिया। वस्तुतः डलहौजी इस विद्रोह को पूरे पंजाब में फैल जाने देना चाहता था और थॉर्नबर्न ने लिखा है कि भारत सरकार पंजाब रूपी फोड़े के पकने की प्रतीक्षा में थी ताकि उसको आसानी के साथ चीर फाड़ की जा सके। और टॉटर का मानना है कि अंग्रेजों ने सिख अधिकारियों को भड़काकर फिर पंजाब विलय के लिए बहाना ढूंढ लिया और पंजाब का विलय भारत सरकार की एक सुनियोजित पूर्व योजना थी। और मेजर इवेंट्स ने भी लिखा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना पवित्र विश्वास का निर्लज
हनन था और महाराजा दलीप सिंह का इस विद्रोह में कोई हाथ नहीं था। डलहौजी ने उनके समस्त अधिकार और उनका राज्य छीनकर कोई भी न्याय संगत कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सिखों की असफलता के कारण कि रणजीत सिंह ने जिस सिख सेना का निर्माण किया था उसने कई शानदार युद्ध जीते, परंतु अंग्रेजों के साथ लड़े गए युद्ध में वह बुरी तरह से असफल है और उनकी असफलताओं के विद्वानों ने कई कारण ठहराए हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिख सेना की पराजय का प्रमुख कारण पश्चिमी पद्धति के आधार पर किया गया था सैनिक संगठन था और सिख सेना इस पद्धति के अंदर पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई और उसकी घुड़सवार सेना तो काफी कमजोर रही और तोप खाने में भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा यानी कि तोपों की प्रधानता रही और पदाती सिख और सैनिक बंदूकों का दक्षता के साथ में प्रयोग नहीं करना जानते थे। परंतु डॉक्टर फौजी इस बात को सही नहीं मानते, वे इसे भ्रांतिपूर्ण तर्क देते हैं, कहते हैं और उनके हिसाब से पद्धति में कोई दोष नहीं था, दोष नेतृत्व का था। जहां तक सिख सैनिकों ने रण कौशल और पराक्रम का सवाल है वे किसी से पीछे नहीं रहे और अंग्रेजों को आसानी से जीतने का अवसर नहीं दिया। स्वयं अंग्रेज लेखकों का मानना है कि भारत को जीतने में अंग्रेजों को जितना संघर्ष सिखों के साथ में करना पड़ा शायद उतना अन्य किसी भारतीय शक्ति के साथ में नहीं करना पड़ा और कई बार तो अंग्रेज विलय की आशा छोड़ युद्ध स्थल छोड़ने की योजना भी बनाने लग जाते थे। इन सभी चीजों से स्पष्ट हो जाता है कि सिखों की पराजय का कारण उनके रण कौशल अथवा साहस की कमजोरी नहीं था। उनकी पराजय का मुख्य कारण उनके सेना नायक तथा राजनेताओं की गद्दारी रहा था। प्रथम सिख युद्ध में लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह जैसे सेना नायक अपने स्वार्थों में इतने अंधे हो चुके थे कि अंग्रेजों के साथ में साठगांठ करके अपनी ही सेना को बलि बना दिया और उसमें उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया और उनकी गद्दारी के कारण सिख सेना युद्ध में प्रारंभिक लाभ का कभी उपयोग नहीं कर पाई और स्वयं रानी जिंदन भी सिख सेना को हराना चाहती थी और सिख तोपखाने में नियुक्त कैप्टन गार्डनर भी अंग्रेजों से मिला हुआ था और ऐसी परिस्थितियों में सिख सेना के सफल होने का सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार सिख सेना की पराजय का एक कारण सिख राज्य की आर्थिक दुर्बलता थी और 1839-45 की अवधि में सिख सेना का तेजी से विस्तार किया गया और इसके राज्य दिवालिया हो गया और बाद में जब राजनेताओं ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाना शुरू कर दिया तो सेना के नेताओं को अपने विषय में भ्रांति पैदा हो गई और उन्होंने अपना समर्थन अधिक से अधिक मूल्य चुकाने वाले जो उसको देना शुरू कर दिया और इससे सिख सेना अध्यक्षों का नैतिक पतन जो वो हो गया, जो कि सिख सेना जो उसकी पराजय का प्रमुख कारण बना था। इसके बाद द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति आरंभ से ही अच्छी थी और प्रथम युद्ध के बाद सिख सेना को काफी सीमित कर दिया गया और लाहौर दरबार तथा उसके अधीन सिख सेना भी अंग्रेजों के साथ में थी और सैनिक संख्या का अस्त्र शस्त्रों की दृष्टि से भी सिखों की स्थिति काफी कमजोर थी और अंग्रेजों ने पूरी तैयारी के बाद अचानक सिखों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से उनके जो भी कारण बताए जाते हैं उसका कारण मुख्य रूप से तो अंग्रेज जो वही रहे थे, इसके अलावा उनकी गद्दारी है, इसके अलावा उनकी कमजोरियां जो है वो रही थी जिनकी वजह से सिख जो है वो परास्त हो गए थे।